हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 के विज्ञान और साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी आप देकर आए हो। तो बहुत ही बेहतरीन रहा होगा आपका ये पेपर, बहुत ही शानदार। देखते हैं आपके किस तरह के सॉल्यूशन, आप भी चेक कीजिएगा हमारे साथ इस तरह कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, किस तरह से नहीं है। आपकी तैयारी का जायज़ा लीजिएगा कि कहाँ तक आपकी तैयारी बेस्ट है, कितनी कहाँ कमियां हैं जो आपको भी सुधारनी है, क्योंकि आपका जो वार्षिक पेपर है वो भी बाकी है। तो उसके लिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर कौन कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। तो देखिए कौन कौन है जो यहाँ पर एक आहार श्रृंखला में या फूड चेन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमको घास दी गई है, घास को कौन खाएगा, चाहे घास हो या फिर हम कहें गेहूँ, है ना। ये गेहूँ है तो ये सभी तो क्या हो जाएंगे, पादप में आ जाएंगे, है ना। तो ये गेहूं वाला तो सीधा सीधा हम काट देंगे। अब इसको खाने वाला कौन है, घास को और गेहूं को। यहाँ पर हम देखते हैं बकरी भी खा सकती है और गाय भी खा सकती है ना। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें से एक ही हमको आंसर, जो बेस्ट आंसर हमको दिख रहा है, कभी भी जो हाथी है, हाथी जो है गाय को नहीं खाता है ना। तो आहार श्रृंखला जो हमको यहाँ दिख रही है वो यहाँ पर दिख रही है, ये घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खा सकता है ना, लेकिन बकरी कभी भी मछली नहीं खाएगी, हाथी कभी गाय नहीं खाएगा और ये तो कभी खाएंगे नहीं। इस तरह से यहाँ पर एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है जिसमें ग्रास, गोट और ह्यूमन है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, क्या बहुत कम हो जाती है विद्युत धारा या परिवर्तित नहीं होती है, बहुत बढ़ जाती है निरंतर। तो लघुपतन के समय हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर जो है जो कांटेक्ट है वो समाप्त हो जाता है, तो बहुत ही कम हो जाती है, एकदम से समाप्त हो जाती है। ये कैसे रिड्यूस हो सकती है सब्सटेंसली, बहुत फास्टली। फिर देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो चित्र में दिखाया अनुसार आपको इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा आपको लगानी है ना। तो ये जो है आपको जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको यहाँ पर काम में लेना है। हाँ, लेफ्ट हैंड रूल से आपको क्या बताना है, आपको फोर्स की जो आरोपित बल है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बतानी, क्या बतानी है, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो उससे आपको पता चलेगा कि सभी प्रोपोर्शनली, तो वहाँ पर वो होगा आपका कागज़ के बाहर की ओर। कहाँ होगा, कागज़ के बाहर की ओर, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। तो यहाँ पर देखिए जनरली हम देखते हैं P बराबर होता है VI, क्या होता है, फिर अब P बराबर VI होता है। तो जब हम V का मान यहाँ रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर होता है IR होता है, जब V का मान यहाँ रखते हैं तो हमको यहाँ मिल जाता है I स्क्वायर R, क्या हो जाता है I स्क्वायर R। तो देखो ये भी हमारे इसमें है और ये आई स्क्वायर आर भी हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो दो हमको दिखने में, अभी ये यहाँ पर एक ही बच जाता है और एक ही बचता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि v बराबर अगर आई आर होता है तो यहाँ पर i बराबर हो जाएगा v अपॉन में r, क्या हो जाएगा, v अपॉन में r भी हो जाता है ना। तो p बराबर अगर हम i का मान लिखते हैं v, है ना, और सॉरी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको ठीक करते हैं। p बराबर क्या होता है, यहाँ पर वी आई होता है। तो आई की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो देखो क्या आ जाती है, आई की वैल्यू जो यहाँ पर आती है वो आ जाती है, ये आई बराबर ये हमने वी अपॉन में आर, साथ में वी है, तो आई सॉरी ये आई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो फिर हमको पी की वैल्यू आ जाएगी, पी बराबर
v² तो ये भी हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, IR² नहीं होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसका आंसर यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट, किसी गोले दर्पण तक पतले गोले लेंस के दोनों की फोकस दूरी आपको दी गई है -15 सेंटीमीटर। दर्पण था लेंस हम बताए हैं, है ना। यहाँ पर हम एक इंग्लिश में बात करते हैं, स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस। एक मिरर दिया गया है आपको, है ना, और एक दिया गया है आपको लेंस है, ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस लकीली टू बी बोथ कॉन्वेक्स। द मिरर इज कॉन्वेक्स एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स। द मिरर इज कॉन्वेक्स एंड द लेंस इज कॉन्केव। ठीक है, तो आपको बताना है कि अवतल है या क्या है ना। तो एक आपको मिरर लिया गया है और एक आपको लेंस लिया गया है ना। दोनों की जो फोकस दूरियां हैं वो कैसी हैं, -15 है। क्या है, फोकस दूरियां क्या है, -15 है। तो फोकस दूरियों की बात करें तो हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, माइनस में होती है ना। और यहाँ पर उत्तल में, तो हम कह सकते हैं अवतल दर्पण होगा और उत्तल लेंस होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, द मिरर इज कॉन्केव एंड लेंस इज कॉन्वेक्स, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर द्विसंकरण में किसको निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपको बता दूँ कि ये माइनस जो है ये शो करता है कि अगर जैसे यहाँ पर देखो इस तरह से अगर हम बात करें, ये क्या है, ये दर्पण है, इसके लिए जो फोकस लेंथ यहाँ पर आएगी वो इसके सामने होती है, तो हम क्या इसको माइनस में लेते हैं। इसी तरह से जब हम लेंस लेते हैं तो लेंस के सामने जो होता है फोकस वो माइनस में लिया जाता है ना, लेफ़्ट साइड की ओर बात कर रहे हैं हम, लेफ़्ट साइड, इसीलिए यहाँ पर हमने ये आंसर लिया है। खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है द्विसंकर संकरण में कैपिटल R, कैपिटल Y और स्मॉल y किसको निरूपित है। गोल पीले बीज को, गोल हरे बीज को, जोड़ीदार पीले इंग्लिश में बात करते हैं, व्हाट डज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y रिप्रेजेंट इन डायहाइब्रिड। देखो कैपिटल R और स्मॉल r शो करता है, ये हमको शो करेगा राउंड को, है ना, और यहाँ पर जो कैपिटल Y और स्मॉल y शो करेगा हमको येलो को, क्या करेगा, तो येलो, इसका हो जाएगा गोल पीले। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर गोल पीले क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसके डोमिनेंट या प्रभावी करते। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है, तो यहाँ पर जो किडनी है वो किससे रिलेटेड है, एक्सक्रीशन जो सिस्टम है हमारा उससे रिलेटेड है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कीटोन, इसके नाम में ही आ रहा है, ब्यूटेनॉन के नाम में ही आ रहा है कीटोन। ठीक है, ONE। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीठ संबंधित क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आप अगर देखोगे तो ये 3 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं तीनों के तीनों एसिड के हैं, तो एसिड होगा नहीं, सीधे वजह से बेस होगा, क्या होगा, बेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे जो MCQ क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन हमने चेक किए। अब हम बात करते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखते हैं। CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया जो कि सूर्य से आने वाली ब्लैंक विकिरण से सुरक्षा करती है। तो यहाँ ये UV रेस की बात कर रहे हैं, पराबैंगनी किरणें, हिंदी में बात करते हैं तो इसको हम पराबैंगनी किरणें कह देते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं UV रेस, क्या कहते हैं, UV रेस का आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चुंबक के चारों ओर एक खाली स्थान होता है जिसमें उस चुंबक को बल का संसूचन किया जाता है। अ ब्लैंक एग्जिस्ट इन द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्ट। तो यहाँ पर मैग्नेट फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ हम इसका आंसर कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक यहाँ पर पूछा गया है, किसका मात्रक पूछा गया है, विद्युत धारा का SI मात्रक, तो वो क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है ना, ये होता है डिस्पर्सन। क्या होता है? डिस्पर्सन, इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन। इसको हम विवर्तन कह देते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की आधी होती, क्या होती है? आधी होती है। यहाँ पर हाफ आ जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हाफ। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे पर, पी प्लांट यहाँ लिख सकते हैं हम, पी प्लांट या मटर के पौधे पर, मटर, ठीक है, मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कोशिका में उपस्थित वर्णक है हीमोग्लोबिन, कौन सा है? हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्णक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन। उसके बाद देखिए बात करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। ठीक है, HCHO है ये, इस तरह से है। इसका यौगिक का नामकरण करते हैं तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनेल, मैथेनेल भी कह सकते हैं, मैथेनेल है ना, या इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कह देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनेल इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके देखिए कमरे के ताप पर ब्लैंक धातु द्रव अवस्था में होती है, तो हम देखते हैं जो पारा होती है Hg, है ना, इसको हम पारा भी कहते हैं, ये क्या है यहाँ पर? द्रव अवस्था में होती है। अपच का उपचार करने के लिए हम एंटा एसिड यूज करते हैं। क्या कहते हैं? एंटा एसिड यूज करते हैं। क्या कहते हैं? एंटा एसिड यूज करते हैं। प्रति अम्ल भी कह देते हैं हिंदी में इसको, प्रति अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें हम यूज़ करते हैं, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे सभी MCQ और फिल इन द ब्लैक्स क्वेश्चन के बारे में। अब कुछ जो वन लाइनर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, जैविक आवर्धन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि जो प्रत्येक पोषक स्तर होता है उस पर किसी हानिकारक, है ना, हानिकारक रासायनिक पदार्थ की प्रत्येक पोषक स्तर पर जो सांद्रता बढ़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं, जिसका मैं एग्जांपल भी देखा था, DDT। DDT क्या है? जिसकी सांद्रता हमने देखी थी किस तरह से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और मनुष्य में बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो एवरी जो न्यूट्रिशनल लेवल है उस पर क्या होता है, जैसे जैसे हार्मफुल केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन या बायोलॉजिकली मैग्निफिकेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से उत्पन्न होने वाली किसी एक समस्या के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी वन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट। तो जैसे हम ये भी हमने बात की थी यहाँ पर, अगर हम एक समस्या की बात करें तो जो सॉइल है ना, सॉइल यानी मृदा की उर्वर क्षमता कम हो जाती है। हम काफ़ी ज़्यादा पॉलीथीन या प्लास्टिक के बैग्स वहाँ पटक देते हैं तो उसकी उर्वर क्षमता कम हो जाती है। और भी बात करें तो जैसे यहाँ पर DDT की बात की, DDT एक बहुत ही खतरनाक है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है। कोई भी आप एक लिख सकते हो। उसके बाद अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होगा, तो वो कब अधिकतम होगा? जब वो 90 डिग्री पर होगा। क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा, तब वो बल कैसा होगा? अधिकतम होगा। 90 डिग्री कह सकते हो, परपेंडिकुलर कह सकते हो, परपेंडिकुलर या लंबवत भी कह सकते हो, है ना, कोई भी आपको सही लगे, सभी ठीक है आंसर इसके। उसके बाद बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक या व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है, ठीक है, कूलाम इसकी SI यूनिट हो जाएगी, जो कि आपने कर दिया होगा। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान से निरूपित करने के लिए आरेखित, ये आपको इस तरह से सोलेनॉइड मॉडल आपको बताना था, है ना, वहाँ पर इस तरह से सोलेनॉइड आपको मॉडल बताना था उस तरह से, और आप आंसर बता सकते थे वहाँ से आपको, क्योंकि अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कहता होता है इक्वल होता है।
विद सेल का आपको क्या बताना था, एक प्रतीक चिन्ह बताना था इस तरह से माइनस एंड प्लस करके, ये सेल का है। और इसी तरह से क्या होता है, एक बैटरी का भी हम शो कर सकते हैं इस तरह से। क्या है, ये बैटरी का है, ये किसका है, बैटरी का है, और ये सेल का है। ठीक है, ये सेल का हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र बनाना है आपको, मतलब यहाँ पर ये एक्स एक्स एंड एक्स वाई ये आपको शो करना है इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो, है ना। आप बता सकते हो कि 50% लड़कियाँ और 50% गर्ल्स एंड 50% बॉयज़ के चांसेस होते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये बात हो गई। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, वॉट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक क्या है। तो ऐसे यौगिक, है ना, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, किसी दूसरे अभिकारक का क्या कर देते हैं, रिएक्टेंट का को रिड्यूस कर देते हैं, सॉरी जो क्या करते हैं कि दूसरे जो रिएक्टेंट होता है उनका ऑक्सीडाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे यौगिक जो किसी अन्य यौगिक का ऑक्सीकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे यौगिक जो यौगिक में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे कि KMnO4 यहाँ पर हो जाता है, HNO3 भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये हो जाता है। तो जनरली अगर सिंपल परिभाषा या डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो इसकी हो जाएगी कि ऐसे कंपाउंड या सच टाइप ऑफ कंपाउंड दैट ऐड ऑक्सीजन ऑन एनी कंपाउंड दैट आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। उसके बाद देखिए बात ये है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस। शुद्ध जल का pH कितना होता है, तो ये होता है 7.0, ये 7 होता है। ठीक है, 7.0 या 7। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सभी छोटे क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस या वन वर्ड क्वेश्चंस की बात हुई। अब देखिए यहाँ पर है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये जो है दो दही या खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट टिप्ड इन ब्रश एंड कॉपर वेसल बिकॉज दीज, ये रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और जो हार्मफुल सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हार्मफुल सॉल्ट बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं हमारे लिए। रासायनिक गुणधर्म का धातु या धातु में भेद कीजिए। तो धातु के काफ़ी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लिख सकते हो, जिससे हम कह सकते हैं धातु आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, जबकि धातुएं जो होती हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और ये सब ज़्यादा हाई होते हैं, जबकि अधातुओं के नहीं होते हैं। काफ़ी सारे हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में जनरली हम देखते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड होता है। काफ़ी सारी बातें आप लिख सकते हो, इसमें लिखने का मैटर ज़्यादा है। कार्बन का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जलता है, क्या करता है, ये बहुत अच्छे से जलता है, कंबशन करता है। फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, बहुत अच्छे से जलने के कारण। ठीक है, पुष्प के अनुप्रस्थ काट का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बना सकते हो इस तरह से, है ना। ये पुष्पासन मैंने आपको बनाया है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है, बहुत ईजी सा डायग्राम है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरह से, है ना। ये हो जाएगा, ये इसकी पंखुड़ियाँ रही। देखिए यहाँ पर ये दल है, ये यहाँ पर बाह्य दल है। ठीक है, ये परागकोश है, स्टेमन कह सकते हैं इसको, परागकोश, है ना। ये वर्तिकाग्र है जिसको पिस्टल कहा जाता है ना, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय है, ये पुष्पासन है, क्या है ये, पुष्पासन है, ये पुष्पग्रंथ है। ठीक है, पुष्पग्रंथ है। तो ये इसके आंसर्स हो जाते हैं। ओवेरी है, याद रखना ये।
इसको हम ओवेरी कह देते हैं, ओवेरी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ओवेरी कह देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है, मतलब ये डायग्राम आपको बनाना है, कुछ खास नहीं। फिर देखिए द्विखंडन और भूखंड किस प्रकार से बने, यहाँ पर 2 जीव बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बन जाते हैं, कर सकते हो बीजी यहाँ पर ना। फिर देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये पर्यावरण विवर्तन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्यावरण विवर्तन इसका आंसर हो जाएगा स्पेशली। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर 400 वोल्ट और मतलब वही रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, तो आपको ये निकालना है ना। तो 4 वॉट घंटा है, तो ये आपको इस तरह से आप जानते हो 3.6 इंटू 10⁶ से आप कर सकते हो। और आप ये क्वेश्चन आपको करना है, ये पावर, आपको पावर की एनर्जी निकालनी फर्स्ट, और एनर्जी निकाल करके फिर आप 1 यूनिट का मान निकाल लोगे, क्योंकि ये 1 यूनिट का मान है ना। तो 1 यूनिट का मान एक बार आप निकाल लोगे, तो आपको पहले 1 यूनिट निकालने, कितनी टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट निकालने के बाद यहाँ पर देखिए ये किलोवाट प्रति आवर, यानी 1 यूनिट की वो दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे, 1 यूनिट का कितने ये दे रखे हैं पैसे, 1 यूनिट की दर से 30 दिन तक, 30 दिन, है ना। तो 1 दिन में निकाल लो फर्स्ट कितने आएंगे, 8 घंटे चलता है, तो 1 घंटे, ये 1 घंटे का है, तो पहले 8 घंटे का निकालोगे, तो हाँ 8 × 24, मतलब ये यूनिट के हिसाब से है, तो यूनिट कितनी आती है आपके हिसाब से आप निकाल सकते हो, इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रम क्या अंतर है, तो समीकरण हैं ऊष्माक्षेपी, बाकी आपको लिखना है इन सभी में। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कैसे होता है, तो ये हीमोग्लोबिन करता है, ब्लड के द्वारा होता है ना। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हम जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, तो जलीय जीव को घुली हुई ऑक्सीजन मिलती है, जबकि बाहर जो गैसीय ऑक्सीजन है वो इजीली क्या हो जाती है, जो स्थल पर जीव उनको मिल जाती है। शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, तो ये पित्तरस के द्वारा होता है और ग्रहणी में होता है स्पेशली। उसके बाद भोजन के पाचन में लार की भूमिका आपको बतानी है, तो लार में आप जानते हो एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन भी उसको हम कहते हैं, लाहरी एमाइलेज या टाइलिन जो है वो इसमें आता है। पादप हार्मोन क्या है, जो पादप वृद्धि में सहायक होते हैं, स्पेशली ऑक्सिन, यहाँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऑक्सिन होते हैं, जिब्रेलिन है ना, क्या हो सकते हैं, जिब्रेलिन यहाँ आप देख सकते हो, साइटोकाइन वगैरह, ये वृद्धि में सहायक होते हैं, इनके मूवमेंट में सहायक होते हैं जनरली। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, जो ये प्रकाश की विपरीत दिशा में ज़्यादा बनता है तो उसको मोड़ने में सहायक होता है। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, हमारी एड्रेनलिन बनने से हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है और हम एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। आयोडीन नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, अगर जिनमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है उनको आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन के साथ बनता है, ठीक है, आयोडीन मतलब उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, क्योंकि इसको हमको क्या होता है, दूर तक का एरिया कवर हो जाता है, काफ़ी एरिया ज़्यादा कवर होने से उसके जो छोटे दृश्य बनते हैं जहाँ हम आसानी से देख सकते हैं। इस लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करिए। डायप्टर क्षमता है यानी कि पावर है ना, पावर के बारे में बात की है, तो हम जानते हैं पावर बराबर क्या होती है, 1/f है। जब फोकल दूरी इकाई हो तो उसकी जब क्या हो, फोकल जो दूरी है f, यहाँ पर ये क्या हो जाए 1 हो जाती है, तो उसकी जो क्षमता होती है वो क्या है, 1 डायप्टर हो जाती है। फोकस बिंदु को परिभाषित करें, तो जहाँ पर प्रकाश किरणें, जैसे अगर बात करें दर्पण या लेंस के लिए, तो जहाँ पर प्रकाश किरणें फोकस होती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। फिर देखिए किसी कार का अग्र निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्र द्वीप है ना, अग्र जो द्वीप है हेडलाइट की बात हुई है यहाँ पर,
तो किस प्रकार का यहाँ पर जो यूज किया जाएगा, तो यहाँ उत्तल दर्पण यहाँ यूज किया जाएगा क्योंकि वो डिस्पर्स करेगा काफ़ी ज़्यादा अपसारी, है ना, अपसारी के लिए अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। सौर की भट्टियों में अभिसारी दर्पण आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ अभिसारी, यहाँ अभिसारी दर्पण आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमको कारण भी देना है कि वो अभिसारी जो दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है जबकि अपसारी फैलाता है। उस दर्पण का नाम होता है जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, है ना। दर्पण का नाम बताना है, सीधा बनाना है और क्या बनाना है, आवर्धित। तो अवतल दर्पण ही बनाता है लेकिन उसकी कंडीशन होती है एफ वो और वो जो ओ होता है उसके बीच में जब क्या हो, वस्तु रखी हुई हो तो उसका सीधा बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। अवतली है लेकिन कंडीशन है, याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात किया और सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन इम्पोर्टेंटली जो छोटे क्वेश्चन है उसके हमके सॉल्यूशन बताए हैं, बाकी बातें हमने सभी क्वेश्चनों के बारे में की। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इसका आज का सॉल्यूशन किस तरह का लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।